नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज राजधानी गमगीन है। न सिर्फ राजधानी बल्कि सूबा गमगीन है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का आज निधन हो गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन चल रहा था, इस वजह से गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज जारी था। निधन की खबर मिलने के बाद मुलायम सिंह के कुनबे में शोक की लहर है। मुलायम सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर परिवार समेत नेताओं का जमावड़ा लगना लगातार जारी है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही डिंपल यादव, अपर्णा यादव, शिवपाल यादव, साथ में उनका पूरा परिवार इस दौरान मौजूद है। इंतजार हो रहा है पार्थिव देह का। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी मुलायम सिंह के आवास पर लगातार देखने को मिल रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से फोन पर बातचीत भी करी और सांत्वना भी दी। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि बाय रोड पार्थिव देह को लखनऊ लाया जा रहा है, इसलिए कुछ देरी हो सकती है। तो जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा, मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात या फिर सुबह पहुंच सकते हैं। लापरवाह कर्मचारियों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ने सीएचसी फतेहाबाद में फर्श पर पड़े मरीज का वीडियो वायरल होने पर मामले का संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों की लापरवाही पर सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। रविवार को बकरीद के त्योहार को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार को दिन भर जिले की सभी ईदगाहों को साफ सुथरा करने का काम चला। बकरीद को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर। जिले भर में सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है। हर सेक्टर पर मुस्तैद सेक्टर मजिस्ट्रेट पर्याप्त पुलिस बल के साथ तैनात रहेगा। साथ ही प्रशासन ने सभी से फिर से अपील की है कि खुले में कतई बकरों की कुर्बानी न करें। साफ साफ कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने वालों को पुलिस सख्ती से निर्देश देती भी नजर आएगी और निपटती नजर भी आएगी। 6 तस्वीरें आपको पूरे दिन की दिखा रहे हैं। कल की तैयारियों को लेकर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, रामपुर, औरैया और मिर्जापुर की तस्वीर। रामपुर की तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि आजम खान 2 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं और इस बार रामपुर में ही ईद मनाएंगे। रविवार को ईद उल अजहा के त्यौहार को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासकर पुराने लखनऊ की बात करें तो जहां पर टीले वाली मस्जिद आती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा मजबूत की गई है। आज शुक्रवार की वजह से भी यहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब एक दिन शेष है जब ईद उल अजहा की नमाज होनी है और इसी टीले वाली मस्जिद पर सबसे ज़्यादा तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं नमाज अदा करने के लिए। सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धर्म गुरुओं की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि उन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। और फिलहाल जिस तरह से थोड़ा सा तनाव भरा माहौल पीछे देखने को मिला था, इसको देखते हुए पुलिस ने सख्ती थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा रखी है। लेकिन ये कुछ समय की बात है, क्योंकि जब रविवार को जब ईद उल अजहा की नमाज होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे जो भी चैप्टर है उस पर थोड़ा सा विराम लगता नजर आएगा। लेकिन पुलिस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसके बाद कांवड़ यात्रा है और कई ऐसे त्यौहार हैं अलग अलग जो लगातार अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे। फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती भरा जरूर रहने वाला है अगस्त का माह, लेकिन जुलाई महीने की बात करें तो कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा की नमाज पुलिस के लिए फिलहाल चुनौती बनी हुई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक कितवई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं कल 2 साल के बाद जेल से रिहा होने के बाद आजम खान पहली बार रामपुर में ईद मनाने जा रहे हैं। वहीं न केवल परिवार के साथ बल्कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भी आजम खान नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि ईद मिलन का ये समारोह सपा पार्टी कार्यालय पर होने वाला है। समारोह में आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहेंगे। समारोह दारुल आवाम पर 1 बजे से शुरू हो जाएगा। आगामी त्योहारों को लेकर उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक कांवड़ यात्रा का प्रशासनिक अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। दरअसल आपको ये बता दें कि रेलवे विभाग ने सरवट फाटक से जेल फाटक की ओर जा रहे एक नाले को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र का पूरा पानी गांधी कॉलोनी के मुख्य सड़कों पर बह रहा है और आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभासद प्रेमी छाबड़ा ने आगामी ईद के त्योहार को देखते हुए एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर और सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार के सामने चिंता जाहिर की कि कल मुस्लिम क्षेत्रों में कुर्बानी की जाएगी और कुर्बानी का खून अगर नालियां बंद रहीं तो सड़कों पर बह सकता है। सभासद प्रेमी छाबड़ा ने प्रशासन से मांग की है कि वो रेलवे फाटक वाले नाले को कल के लिए चालू करवा दें, जिससे कि आगामी कल की व्यवस्था बनी रहे।
तो वहीं आपको बड़ी और अहम जानकारी देंगे। श्रावण मास, सोमवार, शिवरात्रि, मुहर्रम, नागपंचमी और अलग अलग परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। सरकारी दफ्तरों में, विधानसभा, लोकसभा के आसपास 1 किलोमीटर तक कैमरा जो है वो ड्रोन कैमरा प्रतिबंधित रखा गया है। सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के बड़े अधिकारी फील्ड पर मुस्तैद रहेंगे। बकरीद के अवसर पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। पूर्व में ही शांति समिति की बैठकें सभी थाना क्षेत्रों में कर ली गई थी और अधिकारी स्तर पर भी हम सभी द्वारा विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी कर ली गई है और उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट की, शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं से और निर्देशों से अवगत कराया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपने धार्मिक गतिविधियों को संपन्न करेंगे। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आपने ग्राउंड पर निरीक्षण भी किया है, देखने की कोशिश भी करी है कि किस तरीके से तैयारियां रखी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ में धारा 144 आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लगा दी गई है। देखिए, अभी थोड़ा सा पीछे जाना होगा। करीब 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी। सभी जिलों के डीएम और एसएसपी इस मीटिंग का हिस्सा थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आदेश दिया था कि कोई भी कहीं पर भी कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी ना हो जहां पर अलग अलग त्योहार हो, अलग अलग समुदाय को लोग में टकराव ना हो। इसको लेकर सावधानी बरती जाए। इसी को लेकर जो 144 लखनऊ में भी लगाई गई है धारा, और वजह बताई जा रही क्योंकि लगातार जो त्योहारों का समय है वो शुरू हो चुका है। अभी पहले कल ईद उल अजहा है की नमाज पढ़ी जाएगी। एक बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों को निकल कर आते हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा है जहां पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर होते हुए महादेवा मंदिर तक जाते हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आती है। किसी तरह का कोई आपस में विवाद ना हो, लोगों के बीच में टकराव ना हो, इसको लेकर सभा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये कल त्योहार के मद्देनजर नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विवाद पैदा हो सकता है। इसको लेकर 144 लागू की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आगामी त्योहार के मद्देनजर, त्योहारों के मद्देनजर राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। फिर वो त्योहार चाहे बकरीद हो, मुहर्रम हो, सावन मास का त्योहार हो, नागपंचमी हो या फिर अन्य त्योहार हो, सभी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और काफी ज्यादा मशक्कत प्रशासन के लिए रहने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में फिल्म काली के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व बीजेपी मेयर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंट चौराहे पर जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, लीना मणिमैकलाई और इस फिल्म में उनके सहयोगियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल ट्विटर ने फिल्मकार लीना के काली पोस्टर वाले ट्वीट को हटा दिया है। कनाडा में काली के अपमान की आंच हिंदुस्तान तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इसके विरोध में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला कनाडा के टोरंटो से शुरू हुआ था। इस पोस्टर के जरिए मां काली को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया था। कहते हुए बहुत ही कष्ट हो रहा है। माँ काली के साथ साथ ये हिंदू धर्म का तो अपमान है ही, और सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को यही मिला है कि देवी देवताओं के ऊपर हम उपहास उड़ा दें, कोई फिल्म बना दें। मैं आज ये आह्वान करती हूँ कि एक तो हिंदू और समस्त नारी समाज का ये अपमान हुआ है, क्योंकि नारी की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। वहीं यूपी में चित्रकूट के भरतकूप क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। हादसे में झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे 35 के किनारे बैठे 8 बारातियों को बेकाबू पिकअप ने रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। जानकारी के हिसाब से रौली कल्याणपुर के रहने वाले राज बहादुर की बहन की शादी थी। बारात बांदा के देहात कोतवाली के जारी गांव से आई थी। घटना के दौरान हाईवे पर मौजूद घर के बाहर दोनों पक्षों के लोग बैठे हुए थे। हादसे को लेकर सीएम योगी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। खुशियों में उस वक्त मातम पसर गया
जब सड़क किनारे 8 लोग बैठकर गपशप मार रहे थे। उसी दौरान पीछे से आ रही टमाटर से लदी पिकअप वैन ने 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए गए हैं। पूरा मामला भरतपुर थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर का है, जहां पर बांदा से आई बारात जो राज बहादुर के यहाँ आई हुई थी, वहां पर शादी का माहौल चल रहा था और उस वक्त सुबह के 5:30 बजे थे। जब सुबह हुई उसके बाद लोग हवा लेने के लिए बाहर बैठे, तभी पीछे से आ रही एक टमाटर से लदी वैन ने उनको रौंद दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। पीएम नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, जिसके तहत पीएम मोदी उत्तर प्रदेश का दूसरी बार दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 16 जुलाई को जालौन जिले का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को तेज किया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव गृह दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र चौहान जालौन पहुंचे हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा की व्यवस्था के जिम्मेदार अफसरों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसके साथ ही अफसरों की टीम ने उद्घाटन स्थल का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने आ रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली से बुंदेलखंड की दूरी बेहद कम रह जाएगी। बुंदेलखंड के विकास के लिए एक्सप्रेसवे के तौर पर बहुत बड़ी संभावना बनकर तैयार हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नींव रखा था। अब उनके ही कर कमलों से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो लगभग 300 किलोमीटर की है, चित्रकूट से लेकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाकर के मिलती है, इसका उद्घाटन किया जा रहा है 16 तारीख। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी करीब 2 साल 4 महीने के भीतर पूरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो गई है। इसके बीच में तमाम सारे स्ट्रक्चर, जिसमें बेतवा, जमुना, केन के ऊपर जो है बड़े बड़े ब्रिजेस भी हैं, और इससे दिल्ली से सीधा हमारा बुंदेलखंड के तमाम सारे जनपद जुड़ गए हैं। इससे इस पूरे इलाके में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत सारे बढ़ेंगे, यहाँ पे लोगों का रोजगार बहुत सारा बढ़ेगा, और इसी को देखने के लिए मैं डीजी साहब के साथ और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग पूरे इंतजाम देखने आए हुए हैं। और हम बहुत देख करके इतनी खुशी हो रही है कि ये सारा का सारा चीज़ बहुत इतनी बड़ी व्यवस्था पूरे बुंदेलखंड इलाके के लिए हो रही है, जो कि एक अभूतपूर्व है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। हल्द्वानी से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। पर्वतीय इलाकों में सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है, बादल फटने की संभावना जताई जा रही है। दोपहिया वाहनों के नैनीताल और अन्य पर्वतीय इलाकों में जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। फिलहाल आम जनता यात्रा करने से बचे, इस बात की अपील की गई है प्रशासन की तरफ से। मौसम का अलर्ट आम जनता जरूर देखती रहे, एसपी ट्रैफिक का साफ तौर पर कहना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हल्द्वानी नैनीताल से दे रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है, भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? मौसम विभाग का अलर्ट, भारी से भारी बारिश हो सकती है और अगले 24 घंटे नैनीताल के लिए बहुत मुश्किल भरे। देखिए, जिस तरह से पिछले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, उसको देखते हुए आज सुबह से ही भारी बारिश हल्द्वानी सहित जिले के तमाम हिस्सों में देखी गई, जहां कई जगह नुकसान भी देखा गया। कुछ आंतरिक सड़कें बंद हुई। सबसे बड़ा नुकसान जिले में ये हुआ कि दिल्ली नैनीताल नेशनल हाईवे का हिस्सा जो हल्द्वानी के पास कुछ टूट गया। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ टीम पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वहीं आपको बता दें, नैनीताल जिले में लगातार बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। सबसे बड़ा नुकसान नैनीताल दिल्ली नेशनल हाईवे को पहुंचा। हल्द्वानी में नेशनल हाईवे की करीबन 10 मीटर सड़क टूट चुकी है, जिससे कि सड़क धंसने का खतरा बढ़ गया है। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, नगर निगम आयुक्त समेत तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया। जिले के 4 आंतरिक सड़कें बंद हो चुकी हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए अगले 24 घंटे सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। कई घरों में पानी घुस गया है। हमारी जो कॉल्टैक्स वाली सड़क है, बद्रीपुरा वाला एरिया है, नवाबी रोड का एरिया है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है और नहरों का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी है, तो सारा पानी ये सड़क पे आ गया
और यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के सामने आप देख रहे हैं कि ये सड़क जो है करीब 10-12 मीटर में काफ़ी गड्ढे इसमें हो गए हैं, तो नुकसान तो हुआ है। एक्चुअली में जब बहुत तेज़ी से बारिश हुई है तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्रिक बेड भी हैं। पानी की लीकेज के कारण यहाँ पर हमने पैच किया हुआ था। जब पानी स्पीड से आया है तो उससे स्काउरिंग हुई है और एक नाले के रूप में आ गया है, और जो भी इसकी बिटुमिन की लेयर है वो निकल गई है, लेकिन जो इसकी क्रस्ट है भी मौजूद है और बहुत कोई सेटलमेंट का मैटर नहीं है। रोड सुरक्षित है। अभी हम इसमें WMM से कुछ कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, मटेरियल हमारा आने वाला है और अभी रोड शुरू हो जाएगी विद इन ए आवर, और पब्लिक को कोई दिक्कत की बात नहीं है। नैनीताल जिले में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। जिले में सबसे बड़ा नुकसान हल्द्वानी में हुआ है, जहां नैनीताल दिल्ली नेशनल हाईवे पर सड़क का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है। सिंगल रूट में यहां से यातायात चलाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक रूट पर पूरी तरीके से यहाँ से भीड़ लग गई है। पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों से पुलिस और प्रशासन की लगातार अपील की जा रही है कि वो पहाड़ों पर बेवजह ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे बेहद भारी साबित हो सकते हैं। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ था। मौसम विभाग ने पौड़ी, नैनीताल के अलावा देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर भारी तो कहीं पर बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया। पौड़ी और नैनीताल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद भी किया गया है। तो वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि लोगों को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। उधर दून की अगर बात की जाए तो शनिवार को हल्की से मध्य बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है, और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे, तो वहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को काफ़ी सतर्क रहना है। साथ ही जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगा और बोल्डर्स वगैरह गिरना। तो जो मूवमेंट है लोग अगर संभव हो तो अवॉइड करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हुई दुर्घटना पर ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। दिवंगत आत्माओं की शांति की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की। तो वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि अमरनाथ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर स्तर पर हम कोशिशें कर रहे हैं। तो वहीं प्रभावितों को हर संभव मदद की जाएगी। तो वहीं सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत करी। प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाने का अनुरोध भी किया है। अमरनाथ में जो भी हताहत हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को ये असमय जो दुख आया है इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ में जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं इस पर अनुरोध करूंगा और साथ में वहां के राज्यपाल से भी, उनसे भी कि जल्दी से। बीती रात एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर हुए रात्रिभोज में शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने शिवपाल सिंह यादव से खास बातचीत करी। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह थी कि शिवपाल सिंह यादव ने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज अगर यूपी में सपा की सरकार होती, अगर वो हमसे सुझाव लेते, अखिलेश में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। द्रौपदी मुर्मू कल लखनऊ में थी और अपने जो घटक दल हैं भाजपा के, उनसे वोट मांगने आई थी। लेकिन खास बात है कि उस डिनर पार्टी में शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, कल आप लोग उस डिनर पार्टी का हिस्सा थे, क्या महत्वपूर्ण था और समाजवादी खेमे से आपकी दूरी? देखिए, मैंने बहुत पहले बोला था कि जो हमें बुलाएगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमसे वोट मांगेगा, उसको हम वोट करेंगे। इससे पहले भी आपको पता होगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था
रामनाथ कोविंद जी उम्मीदवार थे, तब भी हमने उनको वोट दिया था। और वो वोट इसलिए दिया था, समाजवादी पार्टी के तब भी हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, मुझसे वोट नहीं मांगा। वो ही फिर हुआ, जबकि हम समाजवादी पार्टी से विधायक भी हूँ और मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से उस समय इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के चुनाव लड़े और उनके समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़े। तब चुनाव होने के बाद एक भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया, न सूचना दी, न वोट मांगा। तब हम कल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया डिनर पर, और जब हम डिनर पर गए तो फिर मुख्यमंत्री की ओर से सम्मान के साथ मुझे रिसीव किया गया और फिर जो एनडीए की प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू, उनसे परिचय कराया गया। फिर उन्होंने मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने तय किया कि द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे। आजम खान जब जेल में थे तब आप मिलने गए थे। आजम खान अब फिर उसी खेमे में नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा की जब वो समर्थन मांगने आए थे तो वो उसी तरफ नजर आए थे। तो क्या माना जाए कि अब शिवपाल सिंह यादव और आजम खान में भी कुछ दूरी हो गई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। और जब यशवंत सिन्हा जी आए थे, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, तो मैं नहीं गया। अगर सूचना दी गई होती तो मैं जा सकता था। जब सूचना नहीं दी गई तो वो इसके माने कोई बुलाते नहीं, तो वो हमें समाजवादी पार्टी का लगता है मानते ही नहीं। कल ओम प्रकाश राजभर भी उस डिनर में थे। चुनाव से पहले हमने देखा कि आप लोग एक मोर्चा बनाया गया था, उसमें ओम प्रकाश राजभर थे, आप थे, ओवैसी थे, ऐसे कई चेहरे थे। अब ओम प्रकाश राजभर भी कल डिनर में का हिस्सा बने, तो क्या माना जाए कि अब वो समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे हैं? वो भी देखिए, उनसे कल हमारी नमस्ते हुई और बातचीत कोई हुई नहीं है। और जो ये हो रहा है, मुझे तो जो दिख रहा है, राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण और राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब लोग जो किसी का सुझाव न लेना, किसी से बात न करना, किसी को बुलाना नहीं, किसी को बैठक में न बुलाना, तो इसकी वजह से सब अलग होते चले जा रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती चली जा रही। और इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव में थे, अगर हमारे सुझाव लिए होते, हमारे जितने भी हमने जो प्रत्याशी तैयार किए थे, 5 साल में जो मेहनत करके संगठन खड़ा था, प्रत्याशी तय किए थे, अगर सबको टिकट दिया जाता तो आज समाजवादी पार्टी सरकार में होती। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव पे कि वो सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, एसी कमरे में बैठे रहते हैं, तो आप भी सहमत हैं उन सवालों से? तो आप उन्हीं से पूछना, जिनके बोल रहे हैं उनसे पूछा, हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हम दोनों में इसी तलखियां में थे नहीं, हम तो समाजवादी में थे ना। और जब समाजवादी के वो मान रहे हैं तो हमें क्यों पूछ रहे, उन्हीं को पूछो। और ये शिवपाल सिंह यादव हैं, इनका कहना है कि उनको बुलाया नहीं गया, इसी वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बने। और एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी लखनऊ आई तो उनको न्योता दिया गया, मुख्यमंत्री खुद उनको रिसीव करने पहुंचे, इसीलिए उन्होंने तय किया है कि अब वो वोट द्रौपदी मुर्मू को करेंगे। कैमरा पर्सन व्यास के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।